छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। लगभग 20 साल पहले ट्रायल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन अब अमित जोगी को दोषी ठहराए जाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। तो ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। मेरे पापा को न्याय मिला है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। अमित जोगी जेल में जाएंगे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2003 का साल सिर्फ एक चुनावी वर्ष नहीं था, बल्कि सत्ता, साजिश और राजनीतिक टकराव का ऐसा दौर था जिसकी गूंज 2 दशक बाद भी सुनाई दे रही है। राम अवतार जग्गी हत्याकांड को अगर सतही तौर पर देखा जाए तो यह एक राजनीतिक हत्या भर लग सकती है, लेकिन इसकी तह में जाएं तो यह उस समय के उबलते सत्ता संघर्ष का नतीजा था। एक ऐसा संघर्ष जिसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, दल बदल और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई सब एक साथ उलझी हुई थी। नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। जय छत्तीसगढ़। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। यह सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं था, यह कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन के टूटने का संकेत था। राज्य भर में कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेता शुक्ल के साथ खड़े हो गए। इसका सीधा मतलब था कि चुनाव से ठीक पहले सत्ता पक्ष के भीतर दरारें गहरी हो चुकी थी। ऐसे में मुकाबला केवल कांग्रेस बनाम विपक्ष का नहीं रह गया था, बल्कि यह कांग्रेस के भीतर से निकली चुनौती बन चुका था। इसी विस्फोटक राजनीतिक माहौल के बीच 4 जून 2003 को राकपा के कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह उस पूरे राजनीतिक समीकरण पर हमला था जो तेजी से बदल रहा था। जग्गी शुक्ल खेमे के एक अहम वित्तीय और संगठनात्मक स्तंभ माने जाते थे। उनकी हत्या ने सीधे तौर पर यह संदेश दिया कि चुनावी लड़ाई अब केवल भाषणों और रणनीतियों तक सीमित नहीं रही। हत्या के तुरंत बाद आरोपों की दिशा साफ थी। उंगलियां सत्ता की ओर उठी। आरोप लगे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के प्रभाव का इस्तेमाल हुआ और उनके बेटे अमित जोगी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। यह आरोप अपने आप में बेहद गंभीर था, क्योंकि यह सीधे सीधे राज्य की सबसे ऊंची राजनीतिक कुर्सी को कटघरे में खड़ा करता था। मामले की जांच जब सीबीआई को सौंपी गई तो यह स्पष्ट हो गया कि राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा रहा, या फिर राजनीतिक दबाव का संदेह गहरा है। सीबीआई ने अपनी जांच में जो तस्वीर पेश की वह और भी चौंकाने वाली थी। 2 सीएसपी, एक थाना प्रभारी और कई अन्य लोगों सहित 31 लोगों को आरोपी बनाया गया। यह बताता है कि मामला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की गहरी संलिप्तता का भी संकेत दे रहा था। 2007 में जब रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया तो एक अजीब द्वंद्व सामने आया। एक तरफ 28 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी गई। इनमें पुलिस अधिकारी और राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग शामिल थे। दूसरी तरफ अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
यही वह मोड़ था जहां से यह मामला कानूनी से ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय बन गया। यह सवाल लगातार उठता रहा कि अगर साजिश थी तो उसका केंद्रीय पात्र कौन था? क्या सजा पाने वाले लोग केवल मोहरे थे? और अगर ऐसा था तो असली साजिशकर्ता कौन? यह विरोधाभास इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पक्ष है पीड़ित पक्ष की जिद। राम अवतार जग्गी के बेटे ने इस फैसले को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लगातार यह दावा किया कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। यही वह बिंदु था जहां से यह मामला जिंदा रहा। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक लंबी लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो यह साबित करती है कि भारतीय न्याय प्रणाली में अंतिम शब्द कभी अंतिम नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इस मामले में दखल दिया और सीबीआई की अपील में हुई 1373 दिनों की देरी को माफ कर दिया, तो उसने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। गंभीर आपराधिक मामलों में तकनीकी आधारों पर न्याय को रोका नहीं जा सकता। यह आदेश केवल एक केस को पुनर्जीवित करने का निर्णय नहीं था, बल्कि यह न्यायिक दर्शन का बयान था। इसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और अब मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने अमित जोगी को दोषी करार देते हुए आत्मसमर्पण का आदेश दिया है। यह फैसला उस 23 साल पुराने घटनाक्रम को फिर से वर्तमान में ले आया है। राजनीतिक रूप से इस फैसले के कई आयाम हैं। पहला, यह उस दौर की राजनीति की परतें खोलता है जहां सत्ता बनाए रखने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाने के आरोप लगते रहे। दूसरा, यह बताता है कि भारतीय राजनीति में समय भले बीत जाए, लेकिन कुछ मामले कभी खत्म नहीं होते, वे केवल स्थगित होते हैं। तीसरा और सबसे अहम, यह फैसला जोगी परिवार की राजनीतिक विरासत पर गहरा असर डालता है। अजीत जोगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक अलग दिशा दी, उनकी छवि हमेशा विवादों से घिरी रही। अब उनके बेटे पर दोष सिद्ध होना उस विरासत को और जटिल बना देता है। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस राजनीति की कहानी है जहां व्यक्तिगत और संस्थागत सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। अमित जोगी की प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने खुद को साजिश का शिकार बताया और सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद जताई, भारतीय राजनीति की एक परिचित रणनीति है। लेकिन इस बार चुनौती यह है कि मामला बेहद पुराना है और अब यह केवल राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं, बल्कि न्यायिक निष्कर्ष के दायरे में आ चुका है। राम अवतार जग्गी हत्याकांड का यह अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारतीय राजनीति में सत्ता और जवाबदेही कभी साथ साथ चल सकते हैं। यह मामला बताता है कि भले ही न्याय देर से आए, लेकिन उसकी संभावना बनी रहती है, और जब वह आता है तो केवल व्यक्तियों को नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को आईना दिखाता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।